हाँ, तो सत्यार्थी जी, क्या कृपया बताएँगे कि आरक्षण व्यवस्था देश के लिए कितनी कल्याणकारी है? बिल्कुल कल्याणकारी है, निस्संदेह कल्याणकारी है। अब इसको एक आइए हम लोग समझते हैं एक रेखा चित्र के और वैकेंसी के माध्यम से। मान लीजिए कि किसी वर्ष सभी विभागों के मिला करके 1 लाख भर्तियां निकलती हैं, 1 लाख पदों का चयन होता है। उसमें से यूआर के कुल आवेदन 10 लाख पड़ जाते हैं, ओबीसी के आवेदन कुल 35 लाख पड़ जाते हैं, एससी के आवेदन मान लीजिए 15 लाख पड़ जाते हैं और एसटी के आवेदन 2 लाख पड़ जाते हैं। इस तरह से मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का भी 3 लाख या इस तरह से आवेदन पड़ जाता है। तो ये देखिए पूरी व्यवस्था इस तरह से हुई है कि इस पर इसके हिसाब से चयन होना है, लेकिन चयन कुल पदों की संख्या केवल 1 लाख भरी जाएगी विभिन्न विभागों की मिलाकर। जी। अब आइए मान लीजिए कि आरक्षण बिल्कुल नहीं है जी। तब, और उस परीक्षा में मान लीजिए विभिन्न परीक्षाओं के उदाहरण के मदद समझ लीजिए कि 100 अंक रखे गए हैं पूर्णांक, जिसमें कट ऑफ जो ऊपर नीचे का कट ऑफ 65 और अधिकतम अंक जो है 78 आ रहा है। जब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आरक्षण बिल्कुल नहीं है देश में, तो 78 से और 75 तक के 65 तक के अंक वाले लोग चयनित होकर के 1 लाख की वैकेंसी भर लेते हैं। तो क्या ये 65% या 65 नंबर पाने वाला 78 के बराबर योग्य है? नहीं है। लेकिन जब सिखाया पढ़ाया जाएगा अपने पद के अनुरूप, जिन जिन पदों पर चयनित हुए हैं, तो जो काम ये करेगा वही काम ये भी कर लेगा और करेगा। आप कभी बार कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से भी मनुष्य पूर्ण होता है। अब आइए कि अगर 78 वाला ही सबसे योग्य है, तो अगर 78 से ही काम चलाया जाए तो क्या 1 लाख पदों का कार्य 78% पर चयनित कुछ लोग, कुछ बच्चे जो चयनित हुए हैं वो 1 लाख की संख्या पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या वो 1 लाख लोगों का काम कर पाएंगे? नहीं। इसलिए न्यूनतम कट ऑफ उसमें अगर जब 65 आता है तो 78 से 65 के बीच में योग्यताओं का अंकों का अंतर है जी, लेकिन जब वो सिखा पढ़ा दिए जाएंगे तो एक समान कार्य कर सकते हैं। कभी कभी प्रैक्टिस से उससे भी बेहतर काम करने की संभावना रहती है और ऐसे परिणाम भी आते हैं। अब आइए, अधिक से अधिक इसमें 1 लाख चयनित होंगे। 10 लाख यूआर का आवेदन 10 लाख पड़ा था, कुल भर गए 1 लाख, तो बचे कितने रह गए? 9 लाख। अब 9 लाख को कोई और प्रयास करना पड़ेगा या अपने लिए कोई आत्मनिर्भरता का रास्ता चुनना पड़ेगा। अब आई बात, अगर जब आरक्षण व्यवस्था है तब वही, अगर मान लीजिए कि आवेदन जहां ओबीसी के 35 लाख थे, मान लीजिए एससी के 15 लाख, एसटी के 2 लाख और ईडब्ल्यूएस के 3 लाख, ये आंकड़ा है। तो इसमें मान लीजिए जनरल का, फिर यूआर का, अनरिजर्व का 78% मेरिट अपर की गई ऊपर, तो फिर लास्ट में 65% तक तो यहां भी था, 65 यहां तक आया ही, थोड़ा और गिर करके आया, मान लीजिए 62 तक, थोड़ा और गिर तक आया तो 60 तक आ गया। सभी कैटेगरी के मिला करके न्यूनतम 60 पर आ गया। तो जिस तरह से सीख पढ़ करके ये लोग इसके बराबर कार्य कर सकते हैं, प्रैक्टिस से, अभ्यास से, सीख कर, पढ़ कर, ट्रेनिंग से, उसी तरह से अपेक्षा ये की जाती है कि ये जो 60 तक भी चयनित होंगे वो भी हो जाएंगे। अब रही बात कि इस व्यवस्था से ओबीसी के न्यूनतम 1 लाख में से 27,000 और एससी के लगभग 21,000 और एसटी के लगभग 2,000, ईडब्ल्यूएस के लगभग 10,000, जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, ये भी चयनित हो जाएंगे। यानी इस पूरी एक वर्ष में निकली हुई भर्तियों में अब केवल यूआर वाले विशुद्ध रूप से 1 लाख अकेले नहीं जाएंगे, उसमें सभी जाएंगे जी। और जब सभी जाएंगे और इसमें भी न्यूनतम का मामला आया तो ये भी सीख पढ़ करके, ट्रेनिंग लेकर के इस तरह के परफॉर्मेंस कर लेंगे। और इसमें क्या होगा, नए भारत का वास्तव में हर विभाग में, हर जगह प्रतिनिधित्व हर समाज के वर्ग से लोगों से होगा और देश समाज की मजबूती के रास्ते प्रतिनिधित्व के मार्ग माध्यम से
मजबूत बनता जाएगा। जब सबका विकास। हाँ, तो ये जो है हमेशा आरक्षण को गलत नज़र से न देखा जाए, बल्कि इसको प्रतिनिधित्व देने का मामला समझ करके और ट्रेनिंग कोर्सों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कार्य को सिखाने, भर्ती के उपरांत जो कार्य सिखाए जाते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो कहीं न कहीं हम सबको साथ में लेकर चलते हुए पूरे वर्ग विहीन समाज के आगे चल करके अगर 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक ये व्यवस्था ऐसे रहे तो हो सकता है कि अगले 30 वर्षों के बाद ये व्यवस्था की जरूरत ना पड़े। तो बताइए, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि देश की में आरक्षण व्यवस्था देश की उन्नति में बाधक नहीं है बल्कि सहायक है? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। सहायक है। सहायक है। धन्यवाद।